गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास विषय के मेजर 1 MGC 1 में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। शीर्षक का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के दो प्रमुख स्रोत हैं। कौन? पहला साहित्यिक स्रोत और द्वितीय पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत का वर्णन आज हम लोग करने जा रहे हैं। अब पुरातात्विक साधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अभिलेख, 2 में स्मारक, 3 में मुद्राएं, 4 में कलाकृतियाँ, 5 में उत्खनन से प्राप्त। इन 5 सामग्रियों से जो हमें जानकारी मिलती है उस जानकारी के आधार पर हम लोग इतिहास लिखते हैं। और ये 5 स्रोत क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्थल के बारे में, साधन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें जो है कि पुरातात्विक में सभी प्रकार की वस्तु आती है। प्रस्तर वस्तु, शिल्प आते हैं, धात्विक वस्तुएं आते हैं जो या तो कहीं सुरक्षित रखी गई या जिन्हें भूमि के उत्खनन से प्राप्त किया गया। यह सभी पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत माने जाते हैं। तो यहाँ हम यह देखते हैं कि जमीन के उत्खनन से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, या यदि जमीन के उत्खनन नहीं हुए, कहीं सुरक्षित जगह पर रखे गए हैं, पहाड़ी एरिया में रखे गए थे, जो आज भी जस के तस हमें प्राप्त हुए हैं, और वह उन्हें भी हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मानेंगे। और इससे जो इतिहास लिखा जाएगा वह पुरातात्विक साधन पर आधारित इतिहास होगा। क्योंकि जो ज़मीन के अंदर वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसे हम लोग जानते हैं टेक्निकली C14 का यूज प्रयोग करके हम उस वस्तु का कालक्रम निर्धारित कर लेते हैं, और कालक्रम निर्धारित कर लेते हैं तो उसके बाद उसका इतिहास लिखना, उस वस्तु को देखकर इतिहास लिखना, यह हमारी पुरातात्विक साधन की परंपरा रही है। अब हम आते हैं कि पुरातात्विक साधन कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे। जो मैंने ऊपर चर्चा की थी, अभिलेख से, स्मारक से, मुद्राएं से, कलाकृतियाँ से या उत्खनन से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है उससे। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह अभिलेख का चर्चा करेंगे। अभिलेख प्राचीन भारत के इतिहास का प्राप्त प्रामाणिक परिचय देते हैं। अभिलेख से हमें उस समकालीन लिपि के बारे में, जो तत्कालीन लिपि थी उनकी क्या भाषा शैली थी, वस्तु जो आधार वस्तु है उसकी श्रेष्ठता क्या थी, उसमें कौन सी कला बनाई गई थी, उसमें कौन से तकनीक का उपयोग किया गया था, उसमें विज्ञान का क्या प्रयोग हुआ था, इन सब से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उससे उस काल के अभिलेख का तो हम अच्छी तरह अध्यापन कर सकते हैं। जैसे प्रस्तर लेख, दीवार पर या किसी रंग से लिखे गए या खुदे गए अभिलेख आदि। इससे हम लोग क्या करते हैं, हम उस तत्कालीन जो समय का लिपि लिखा गया था, जो अभिलेख खुदवाया गया था, उस समय की लिपि कौन थी, उनकी भाषा शैली कौन थी, उसमें किस रंग का प्रयोग हुआ था, उनमें कौन सी प्रयुक्त तकनीक का प्रयोग हुआ था, उसमें विज्ञान का कहाँ कहाँ प्रयोग था, इन सब की जानकारी हमें उससे मिलती। अभिलेख में आप बताइए क्या लिखा मिलेगा? विशिष्ट घटना का उल्लेख रहेगा,
जो राजा इसे खुदवाए हैं उन व्यक्तियों के नाम का उल्लेख रहेगा, उनका चरित्र का उल्लेख रहेगा, उनकी सीमा का वर्णन रहेगा और साथ ही तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दशा का वर्णन भी उसमें रहता है। भारत में इस प्रकार के हमारे हजारों शिलालेख मिले हैं, ताम्रलेख मिले हैं, दीवार पर लिखे हुए अभिलेख मिले हैं, स्तंभ अभिलेख मिले हैं, मूर्ति जिनमें भी कुछ लिखा हुआ है, पात्र बर्तन में भी लेख मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कलिंग का हाथी गुम्फा लेख, मेहरौली का स्तंभ लेख, ग्वालियर के मिहिर भोज की प्रशस्ति पर लेख इत्यादि अभिलेख ऐसे हैं जिसे हम उस काल के समय राजा के द्वारा किए गए कार्य और साथ ही सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा की भी जानकारी लेते हैं। तो भारत के बाहर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष अभिलेख मिले हैं। उन अभिलेख से हमें यह जानकारी होता है कि भारत के साथ उसका संबंध कैसा था और कब का काल निर्धारण उससे होता है, समकालीनता का पता चलता है। जैसे उदाहरण कुछ भारत के बाहर के अभिलेख, बोगजकुई के अभिलेख, पारसी पोलिस का अभिलेख और नक्शे रुस्तम आदि के लेख हमें मिले। यह तो हो गया अभिलेख। अब दूसरा अध्ययन हम लोग करेंगे स्मारक के बारे में। तो प्राचीन भारतीय भवनों, मूर्तियों, भित्ति चित्रों, गुहालेखों आदि की भारत में कमी नहीं है। यद्यपि विदेशी, मुस्लिम और अंग्रेज आक्रमणों से इनका बहुत बड़ी मात्रा में विनाश हुआ, किंतु फिर भी जो बचा और जो टूटी फूटी दशा में अभी भी प्राप्त होता है वह भारतीय इतिहास की अनेक गोपनीय पृष्ठ को खोलता है तथा प्राचीन काल के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और तकनीकी ज्ञान को स्पष्ट करता है। अब बताइए, स्मारक में हम लोग मंदिर और स्तूप आदि भी स्मारक हैं। इसमें हमें क्या मिलता है? धर्म, अध्यात्म, कला, विज्ञान का यहाँ परिचय मिलता है। किंतु सिंधु क्षेत्र के उत्खनन में प्राप्त बर्तन, भांडे, भवन, धातुएं, आभूषण, चित्रकला का भी उल्लेख उपरोक्त मानव विकास के साथ नागरिक सभ्यता, भाषा, नगर निर्माण योजना आदि पर भी प्रकाश डालते हैं। हम क्या देखते हैं? सिंधु क्षेत्र से उत्खनन से हमें बहुत सारे बर्तन मिले हैं, भांडे मिले हैं, भवन मिले हैं, धातुएं मिले हैं, आभूषण मिले हैं, चित्रकला मिले हैं। इससे क्या होगा? उस काल के मानव के विकास का क्रम क्या था? उस काल के नागरिक कौन सी सभ्यता में जी रही थी? उनकी भाषा क्या थी? दुर्भाग्य से उनकी भाषा को हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। साथ ही उनका नगर निर्माण योजना, यानी अपनी शहरीकरण और नगर निर्माण योजना के लिए वह पूरे अन्य सभ्यताओं में प्रसिद्ध थे, वह उनकी विशेषता थी। यह सब हमें कहाँ से मिले हैं? उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं से मिले हैं। अब आइए पाटलिपुत्र का उत्खनन करते हैं। तो हमें वहाँ के उत्खनन से मौर्य स्थापत्य, भाषा, नगर निर्माण योजना आदि पर प्रकाश पड़ता है। पाटलिपुत्र के उत्खनन में मौर्य स्थापत्य की वस्तुएं मौर्य संस्कृति और इतिहास को प्रकट करती है।
अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम, नासिक, कार्ले की गुफाओं के चित्र, भवन और लेख भारतीय इतिहास की विस्तृत कड़ियों का स्मरण करा देते हैं। भारत के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया के मंदिर और भवन भी न केवल भारतीय इतिहास की टूटी कड़ियों को जोड़ते हैं, बल्कि भारत में उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंधों का विवेचन करने को बाध्य करते हैं। जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, बोरोबुदुर, कम्बोज के अंकोर वाट और अंगकोर थोम के भग्न अवशेष भारतीय इतिहास के प्रामाणिक साधन हैं। तीसरा आता है मुद्राएं। प्राचीन भारतीय और विदेशी मुद्राएं भारतीय इतिहास की प्रामाणिक सामग्री हैं। इनसे काल निर्धारण करना बहुत सरल हो जाता है। मुद्राओं की ढलाई, तकनीकी चित्र, घटना का उल्लेख, राज्य चिन्ह आदि का काल विशेष, व्यक्ति विशेष तथा इतिहास के परिचय देने में अमूल्य योगदान है। बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें सर्वाधिक विश्वसनीय ऐतिहासिक साधन माना है। लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का प्रामाणिक भारतीय इतिहास मुद्राओं से ही आज प्राप्त होता है। ये मुद्राएं स्वर्ण में, चांदी में, तांबे में मिश्रित धातु की हैं। ये मुद्राएं इतिहास संबंधी निम्न विवरण प्रस्तुत करती हैं। कौन कौन? उस काल के आर्थिक दशा, तिथि क्रम, धार्मिक स्थिति, कला, साम्राज्य विस्तार, शासकों की रुचि, नवीन तत्व और विदेशी संबंध, यह सब इन मुद्राओं से हमें पता चल जाता है। चौथा हम लेंगे कलाकृतियाँ। तो गुफाओं, विशाल भवनों, ऐतिहासिक नगरों, विभिन्न स्थानों के स्मारक आदि में हजारों कलाकृतियाँ उपलब्ध हैं। इनमें बर्तन, मिट्टी के और पत्थर के, काष्ठ के जो बर्तन मिलते हैं, धातुओं के पात्र मिलते हैं, चित्र मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, खिलौने मिलते हैं, प्रस्तर मूर्तियाँ यानी पत्थर की मूर्तियाँ मिलती हैं, उभरी हुई उस पर कलाकृतियाँ मिलती हैं, भित्ति चित्र बने हुए मिलते हैं, उनमें रंगों का कौन सा प्रयोग हुआ था, तथात्मक मूर्तियों का क्रम मिलता है। हम बाद में देखते हैं राजाओं ने विजय स्तंभ बनवाया, राज्य चिन्ह बनवाया आदि धार्मिक प्रतीक आदि हमें उस काल की कलाकृतियों का परिचय देते हैं। जो भारतीय समाज में जो चार पुरुषार्थ थे उनकी भी जानकारी हमें मिलती है। अब आता है उत्खनन से प्राप्त साधन। तो उपरोक्त ऐतिहासिक साधनों में से अधिकांश की प्राप्ति उत्खनन से हुई है। सिंधु कालीन, मौर्यकालीन अवशेष, मुद्राएं, भवन आदि जो भूमि में दबे हुए थे, इनके अतिरिक्त मिट्टी की परतें, उनके रंग, उनकी गहराई और भौगोलिक संरचना से भी इतिहास की प्राचीनता का और विकास क्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। अब निष्कर्ष। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के विपुल साधन सामग्री की उपलब्धता जहां एक और भारतीयों के इतिहास प्रवृत्ति को दर्शाती है, वहीं उनकी भग्नता उन निर्दयी और भारतीय सभ्यता संस्कृति के विनाशकर्ताओं को भी याद दिलाती है, जो भारतीय इतिहास को नष्ट भी करते थे और भारतीयों पर इतिहास प्रवृत्ति के अभाव का आरोप भी लगाते थे। किंतु ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता इतिहास के विद्वानों को चुनौतीपूर्ण आमंत्रण भी देती है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का क्रमबद्ध विकास, श्रेष्ठत्व और अवनति के इतिहास को लिखें और भावी विकास की प्रेरणा दें। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक जन तक इतिहास को पहुंचाने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।